स्टूडेंट्स स्टूडेंट आज हम प्लस टू के 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 15.6 को कवर कर रहे हैं और इसके लिए वीडियो नंबर 75 लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा ये प्रोबेबिलिटी का 11th लेक्चर है और अगर आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना चाहते हैं 15.6 तो आपको ये वीडियो और इससे अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, यानी लेक्चर नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 12 दो देखने पड़ेंगे, तब आपके ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। ऐसा एग्जाम में पेपर नहीं बना जब आपके पास इसमें से क्वेश्चन आए, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। बेस थ्योरम इस टॉपिक का नाम है, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का फार्मूला कुछ ऐसे लिखा जाता है कि हम एक इवेंट E1 सेलेक्ट करेंगे और A बाई E1 और एक इवेंट A सिलेक्ट करेंगे। अब बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कैसे पता लगेगा कि किसको A मानना है और किसको E मानना है। अगर आप क्वेश्चन में ये समझ जाएं इस एक्सरसाइज में कि किसको A मानना है और किसको E मानना है, तो समझिए आपका 70% काम हो गया। तो वो कैसे पता लगता है कि किसको हम E माने और किसको हम A माने? जो प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज के साथ चीज लिखी होगी वो चीज आपकी E बनेगी। एक बार दोबारा बोलता हूं, जो प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज के साथ लिखी हुई चीज होगी वो इवेंट E बनेगी, और जो प्रोबेबिलिटी सेंटेंस से पहले कुछ लिखा होगा, इफ करके या पीछे भी लिखा हो सकता है, इफ करके या पहले भी लिखा हो सकता है, तो वो चीज आपकी A बनती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी के साथ वाले सेंटेंस में नहीं होगी, या तो इफ करके अलग से लिखी गई होगी या उससे पहले सेंटेंस में लिखी गई होगी, तो वो चीज आपकी A बनती है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। बेस थ्योरम में एक चीज होती है E और एक चीज होती है A। तो आपको ये पता लग जाए A किसको मानना है और E किसको मानना है, तो समझिए आपका क्वेश्चन 70% सॉल्व हो गया। तो वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, वो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको प्रोबेबिलिटी के साथ की लैंग्वेज पढ़नी है। जैसे मैं आज प्रोबेबिलिटी के साथ पढ़ता हूं, क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी जहां लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसमें हमें अर्न A लिखा हुआ है। तो इससे ये समझ आता है कि अर्न्स को हमने E मानना है। तो अब देखेंगे कि बैग में अर्न्स कितने हैं, तो हम देखते हैं बैग में अर्न A भी है और B भी है। तो इससे क्लियर होता है कि अर्न A को हम E1 मानेंगे और अर्न B को हम E2 मानेंगे। देख लीजिए क्या हमने ऐसे किया, लेट में लिखा है E1 द इवेंट दैट सिलेक्शन ऑफ अर्न A, इवेंट दैट सिलेक्शन ऑफ अर्न B। अब प्रॉब्लम है A किसको मानना है। प्रोबेबिलिटी से पहला सेंटेंस पढ़िए, वहां पे लिखा है इज फाउंड टू बी व्हाइट। तो कौन से कलर की बात की गई है, व्हाइट कलर की, और व्हाइट कलर आपको दोनों में दिख रहा है। तो जो चीज दोनों में दिखती है और फिक्स हो जाती है वो A बन जाती है। तो अर्न दोनों में नहीं दिख सकते, अर्न A दोनों में नहीं हो सकता, अर्न B दोनों में नहीं हो सकता, लेकिन व्हाइट कलर दोनों अर्न में हो सकता है। तो इसलिए इसको A मानना है। तो जो प्रोबेबिलिटी से पहले लिखा होता है वो A बनता है, जो प्रोबेबिलिटी के साथ लिखा होता है वो E बनता है। तो अर्न्स आज हमारे E बनेंगे। तो क्वेश्चन में दो अर्न है, इसलिए अर्न E1 और अर्न E2, मतलब अर्न A को E1 और अर्न B को E2 मान लेंगे, और व्हाइट कलर को हम A मान लेंगे। तो आज हमें निकालना क्या है, अब प्रोबेबिलिटी के साथ लिखा हुआ है अर्न A को हमने E1 बोला हुआ है, तो E1 बाई A बनता है, E1 बाई। अगर यहाँ अर्न B लिखा होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A बनता, क्योंकि अर्न B को हमने E2 माना हुआ है। तो E1 बाई A क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अर्न A लिखा हुआ है। तो अर्न A को हमने E1 माना हुआ है, इसलिए E1 बाई A। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल बाई टोटल। टोटल तो नीचे तो सारा आएगा, E1 A बाई E1, E2 A बाई E2। ये आपको टोटल प्रोबेबिलिटी में भी हमने समझाया था कि ये टोटल है, और फेवरेबल में सिर्फ E1 वाला आएगा, E1 और A बाई E2। तो ये पोर्शन यहां भी है और यही पोर्शन यहां भी है। तो मैंने एक जगह आपको कैलकुलेशन सोचनी है और दूसरी जगह सेम रिपीट करनी है। देख रहे हो कि आप 1/2 मल्टीप्लाई 1/7, 1/2 मल्टीप्लाई 1/7 सेम लिखा जाए, क्योंकि सेम यूज होता है वो वहां पर नीचे भी। अब आपको समझाना है कि हम 1/2 क्यों आए। तो हमने E1 का मीनिंग रखा है अर्न A को सिलेक्ट करना। अर्न 2 है तो हमने अर्न A को सिलेक्ट करना है, तो 2 में से 1 को करना है, तो 1/2 बनता है। और यहां पे बनता है कि अर्न फर्स्ट में व्हाइट कलर चाहिए, A4 व्हाइट कलर है, तो अर्न फर्स्ट में A में आ जाओ और उसमें व्हाइट कलर निकालने की प्रोबेबिलिटी बनाइए।
तो फेवरेबल बाय टोटल 1/7 बनता है, वही हमने लिखा। यही सारी कैलकुलेशन हमने यहाँ भी लिख दी। अब ये दोबारा सोचना पड़ेगा, ये E2 बनता है कि अर्न B को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 अर्न्स है हमारे पास, तो इसलिए 1/2 बनेगा। फेवरेबल फर्स्ट सेकंड है और यहाँ पे बाय 2 बनेगा। और सेकंड अर्न यानी अर्न B में से अब मुझे व्हाइट कलर की बॉल चाहिए, तो अर्न B में से अगर मुझे व्हाइट कलर की बॉल चाहिए तो 4/7 बनता है, तो वही लिखा गया 4/7। अब इसको कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे भी 14 बनता है, यहाँ भी 14, तो मैंने काटना बिल्कुल अच्छा नहीं समझा। 1/14 ऊपर हो गया, नीचे 1/14 के साथ 4/14 हो गया। हालांकि ये कर सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं काटना चाहता, क्योंकि एलसीएम सेम हो जाएंगे, उससे एलसीएम से एलसीएम ही कट जाएगा, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए हमने कैंसिल नहीं किया और 14/5 बन गया। ये जब ऊपर चेंज किया इसको, तो 14 से 14 कैंसिल और 1/5 हमारा आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 1/5। जब भी किसी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से कम आता है तो वो ठीक होता है। अब बेस थ्योरम के फार्मूले की बात करें। नॉर्मली जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो ऊपर फार्मूले लिखता हूं, तो आज आप फार्मूला लिखेंगे अगर फार्मूला की कॉपी में, तो बेस थ्योरम का ये फार्मूला लिखेंगे और साथ में इसके नीचे लिखेंगे इवन कैसे पता लगता है कि किसको ई मानना है। तो आप लिखेंगे विच ऑफ द इवेंट इज रिटन विद प्रोबेबिलिटी दैट इज कॉल्ड इवेंट ई। तो वो वाली इवेंट से इवेंट्स क्या कहलाती हैं, ई इवेंट के नाम से जानी जाती है, और जो प्रोबेबिलिटी से पहले होती है वो ए के नाम से जानी जाती है। तो कुछ ऐसा आप नीचे लिख लेंगे ताकि आपको जब भी पढ़ें समझ आए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 3 इवेंट होती है, E1, E2, E3, हमारे सिलेबस में 4 इवेंट से ज्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम 4 इवेंट्स हैं। तो अगर 3 इवेंट्स होती तो आप यहाँ E1 और A/E1 लिखते, लेकिन तीनों नीचे लिखते, यानी E1 A/E1, E2 A/E2, एक बनता E3 और A/E3, और तीनों को प्लस कर दे। अगर 4 इवेंट्स होती तो नीचे चारों आती, ऊपर उन चारों में से कोई एक आती। तो इस तरीके से अगर आपको ये 2 इवेंट पे लिखना है तब लिख सकते हैं आप इस फार्मूले को, 3 इवेंट्स पे लिखना है आप तब भी लिख सकते हैं, 4 इवेंट्स पे लिखना है तब भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, बेस थ्योरम कभी-कभी बुक में कुछ जगह गलत भी है, ई के बाद अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है जबकि एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगना चाहिए। ये किसी मैथमेटिशियन का नाम है थॉमस बेस। तो थॉमस बेस का बेस नाम से ये थ्योरम का नाम रखा गया, बाय बेस थ्योरम। तो बेस किसी का सरनेम है, तो बेस थ्योरम इस थ्योरम का नाम है। स्पेलिंग को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लीजिए। और 2 इवेंट्स में ऐसा बनेगा, अगर 3 इवेंट्स होंगी तो यहाँ पे E3 वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, अगर 4 इवेंट्स होंगी तो नीचे 2 इवेंट्स और बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में है। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आंस contains 2 red 3 black, 3 red 2 black, 4 red 1 black respectively। तो फर्स्ट में है 2 और 3, सेकंड में है 3 और 2, और थर्ड में है 4 और 1। टोटल 5 बॉल्स हैं। वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक अर्न को सिलेक्ट करना है, एंड ए बॉल इज ड्रॉन, और एक बॉल निकालनी है। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, अब कलर के बारे में बात कर दी गई है, रेड कलर, ये प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं है, तो आपको पता लग गया कि इसको ए मानना पड़ेगा रेड बॉल को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड अर्न। तो प्रोबेबिलिटी के साथ क्या लिखा है, अर्न लिखे हैं, तो इसका अर्न्स को हमने ई मानना है। तो फर्स्ट अर्न, सेकंड अर्न, थर्ड अर्न, E1, E2, E3, और ये बन गया रेड। कैसे पता लगता है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। बेस थ्योरम में प्रोबेबिलिटी के साथ जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो ई बनती है, तो अर्न्स बनेंगे ई, और जो बेस थ्योरम की प्रोबेबिलिटी से पहले लैंग्वेज लिखी जाती है रेड कलर जैसे आज लिखा हुआ है, तो वो बनेगा ए। तो इस तरीके से डिसाइड होता है। तो आज हमने इवेंट किसको माना है, इवेंट दैट सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म, इवेंट दैट सिलेक्शन ऑफ सेकंड टर्म, इवेंट दैट सिलेक्शन ऑफ थर्ड टर्म, और यहां पे लिखा गया है इवेंट दैट सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल। आपको इस तरीके से लिखना है। तो बाय बेस थ्योरम आपको सेकंड अर्न में से रेड कलर की बॉल चाहिए, तो सेकंड अर्न का मीनिंग बनता है E2 और रेड कलर की बॉल का मीनिंग बनता है A, तो E2/A निकालना है। तो आज आपको पता है 3 अर्न्स तक चल रहा है, तो नीचे E1 A/E1, E2 A/E2 और E3 A/E3 सभी आएंगे, और ऊपर सिर्फ अर्न सेकंड आएगा, यानी E2 A/E2 आएगा, फेवरेबल बाय टोटल। अब हम सोचते हैं कैसे वैल्यूज कहां से निकालें। तो
तो स्टूडेंट्स E2 के लिए हमें सोचना पड़ेगा 1/3। कहां से आएगी 1/3? क्योंकि टोटल 3 आर्म्स है और हमें सेकंड आर्म को सिलेक्ट करना है, तो 1 फेवरेबल है सेकंड आर्म और टोटल 3 आर्म्स है, इसलिए 1/3। और यहाँ पे लिखा गया है कि सेकंड आर्म में से आपको रेड कलर की बॉल चाहिए, तो सेकंड आर्म में से अगर आपको रेड कलर की बॉल चाहिए तो 3/5 मिलेगा, वो हमने यहाँ लिखा। यही इंफॉर्मेशन आपको सेंटर में भी लिखनी होगी। अब आप ये और ये समझ लीजिए कि ये कैसे बनती है। तो फर्स्ट आर्म को सिलेक्ट करने के लिए 1/3 और फर्स्ट आर्म में से रेड कलर की बॉल निकालने के लिए 2/5। फिर थर्ड आर्म को सिलेक्ट करने के लिए 1/3 और थर्ड आर्म में से रेड बॉल निकालने के लिए 4/5, तो वो हमने यहाँ लिखा। तो अब हम क्या लिखते हैं 3/15, 2/15, 3/15 और यहाँ पे बनता है 4/15। तो एलसीएम यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 15/9 हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बोर्ड फैक्ट्री मशीन फर्स्ट एंड सेकंड मैन्युफैक्चर इक्वल नंबर ऑफ बोर्ड्स। तो दोनों मशीनें बराबर बोर्ड्स बनाती हैं, तो यानी पहली मशीन भी 50% बनाती है और सेकंड मशीन भी 50% बनाती है ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट। तो ये इनकी आउटपुट है। 1% एंड 2% आर डिफेक्टिव, और जितना भी वो सामान बनाती है उसमें से डिफेक्टिव बनाती है 1% और 2%। A board is drawn at random from the total production and is found to be defective. Probability से पहले defective word मिला तो हमने इसको A नाम दिया। What is the probability that the defective bolt was produced by machine second? तो defective bolt किसके द्वारा प्रोड्यूस होना चाहिए? मशीन सेकंड के द्वारा। तो इससे प्रोबेबिलिटी के साथ हमें मशीन्स मिली, तो इसलिए हमें मशीन्स को E मानना होगा। तो दो मशीन्स हैं, एक मशीन को आप E1 और दूसरी मशीन को आप E2 मान लीजिए, और प्रोबेबिलिटी से पहले वाले सेंटेंस में आपको डिफेक्टिव दिख रहा है उसको आप A मान लीजिए। अब आपको लिखना कैसे होगा? इवेंट E1 event or that selection of machine first, event that selection of machine second, और यहाँ पे लिखना है event that selection of defective bolt by Bayes theorem। आज आपको E2 निकालना है क्योंकि डिफेक्टिव बोल्ट किसके द्वारा बना है? मशीन सेकंड के द्वारा। तो मशीन सेकंड को हमने E2 माना हुआ है, तो E2/A बनता है। तो E2 A/E2, नीचे E1 A/E1, E2 और A/E2। तो अब E2 का मीनिंग समझते हैं कैसे निकलेगा। सेकंड मशीन में कितना काम होता है? 15%, तो 50/100। परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी बनाने का मेथड है कि बाय में 100 कर दिया जाता है, और फिर उस मशीन सेकंड में से फिर डिफेक्टिव बोल्ट निकालने के लिए 2% है, तो उसके लिए बनेगा 2/100। यही वैल्यू आपको यहाँ लिखनी होगी। और फर्स्ट के लिए आपको फिर दोबारा से 50% के लिए 50/100 और 1% के लिए 1/100 यूज करना होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 100/10,000, यहाँ पे भी 50/10,000, यहाँ पे 100/10,000। तो जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 10,000/150 हो जाता है, और इधर 100/10,000 है। 10,000 से 10,000, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 3 जा, तो 2/3 हमें इस प्रोबेबिलिटी का आंसर मिला। In a group of 400 people, 160 smoker and non-vegetarian, 100 are smoker and vegetarian, and the remaining are non-smoker and vegetarian. The probability of getting a special chest disease are 35%, 20% and 10% respectively. तो लिखा गया है कि कुछ लोग हैं स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, वो है 160, स्मोकर एंड वेजिटेरियन वो है 100, और नॉन स्मोकर एंड वेजिटेरियन है रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कैसे निकलेगा? जब हमें पता है कि 400 टोटल है, तो 400 में से 160 और 100 दोनों माइनस कर दे तो 140 यहाँ आ जाएगा। ये हमने खुद कैलकुलेशन की है, क्वेश्चन में नहीं थी। और जब उनको चेस्ट डिसीज होता है तो ऐसे 35% लोग हैं, इस कैटेगरी के 20% और इस कैटेगरी के 10% लोग हैं जिनको ये बीमारी हो जाती है। A person is chosen from the group at random, पूरे ग्रुप में से एक व्यक्ति चुना जाता है and is found to be suffering from the disease, और उसको वो बीमारी मिलती है। What is the probability that the selected person is a smoker and vegetarian, non-vegetarian? तो हमें पता लगा कि प्रोबेबिलिटी के साथ लिखा हुआ है स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन। तो जब ये कैटेगरीज जो लोगों का बिहेवियर है
लाइफस्टाइल है, तो उसको हमने E1, E2 और E3 मानना है। तो आज यहाँ पे स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन लिखा है, इसलिए हमने इन चीजों को E मानना है। तो आप पहले वाली कैटेगरी को E1, इसको E2, इसको E3। अब प्रॉब्लम है एक इसको माना जाए, तो प्रोबेबिलिटी से पहले लिखा हुआ है कि एक ऐसा पर्सन हमें मिलता है जिसको बीमारी होती है, यानी वो सफरिंग फ्रॉम डिसीज है। तो सफरिंग फ्रॉम डिसीज वाली चीज को हम ए मानेंगे, तो हम इसको हम ए मान लेंगे और ये E1, E2 और E3 होगा। तो E1 बनता है इवेंट दैट सिलेक्शन ऑफ स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, E2 बनता है इवेंट दैट सिलेक्शन ऑफ ए स्मोकर एंड वेजिटेरियन, और E3 बनता है इवेंट दैट सिलेक्शन ऑफ नॉन स्मोकर एंड वेजिटेरियन, और ए बनता है इवेंट दैट सिलेक्शन ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द चेस्ट डिसीज, और एक ऐसा व्यक्ति का मिलना जिसको चेस्ट डिसीज हो। तो अब हम नाम रखना चाहते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी पूछी गई है इसमें। हमसे पूछा गया है स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन। स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन E1 में आता है, तो E1 बाई ए की वैल्यू निकालनी है आपको। तो E1 ए बाई E1, E1 ए बाई E1, E2 ए बाई E2 और E3 ए बाई E3, ये सब कैलकुलेशन आपको करनी होगी बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो अब हम सोचते हैं E1 कैसे निकलेगा। E1 का वैल्यू है 160 और बाय है 400, टोटल 400 पीपल है, इसलिए 400, और उसमें से सफरिंग फ्रॉम डिसीज वाले कितने लोग हैं 35%, तो 35/100 ये वैल्यू ऊपर भी लिखी जाएगी और सिमिलर नीचे भी। इसी तरीके से अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 100/400, और चेस्ट डिसीज की निकालनी है तो 20/100, तो वो लिखा गया। फिर लास्ट वाले में 140/400 और चेस्ट डिसीज के लिए 10/100। तो हर बार नीचे 40,000 डाला है, डिनोमिनेटर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। सब कैलकुलेशंस करने के बाद जब 40,000 से 40,000 कट गया और ये आपस में कैंसिल हो जाता है, तो 28/45 हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में स्टूडेंट मैं आपको असाइनमेंट नंबर 75 दे रहा हूँ, और टोटल 7 क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं और इनके आंसर्स भी साथ में दिए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन बेस पे रखे हैं। आप इनको ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।